L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए निकल पड़ा है और इस तस्वीर को देखकर हर कोई गर्व करेगा। सबसे पहले लॉन्चिंग की तस्वीर दिखाइए। इसरो के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद एक और बड़ा मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है जो सूर्य की स्टडी करेगा। आपको बता दें कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की थी, जिसके साथ भारत ने इतिहास रच दिया था और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया और चांद पर रोवर रोजाना नई कामयाबी हासिल कर रहा है। लेकिन इस बीच अब इसरो ने आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। सुबह 11:50 पर फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाइए। PSLV C-57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट से आदित्य L1 की ये कामयाब लॉन्चिंग। PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल 3, 2, 1, 0. Lift off normal. 63 मिनट 19 सेकंड में आदित्य L1 को पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर कर दिया गया, यानी कि वो पृथ्वी का कक्षा छोड़ चुका था। इसी के साथ भारत के पहले सूरजयान की सफर की शुरुआत भी हो गई। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. और वहीं पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। Indian scientists had been working, toiling day and night for years and years together, but now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. And coming close on the heels of successful Chandrayaan 3 landing, the successful launch of Aditya L1 is also a testimony to the whole of science. और अब आपको आदित्य L1 के सफर के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आदित्य L1 का सफर PSLV रॉकेट के जरिए शुरू हुआ। आदित्य L1 ने पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ दिया है। आप नजर डालिए किस तरह से आदित्य L1 का सफर चलेगा। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 16 दिन तक पृथ्वी के ऑर्बिट में रहेगा आदित्य L1। 5 बार थ्रस्टर फायर कर ऑर्बिट को बढ़ाया जाएगा। छठी बार जब थ्रस्टर फायर होगा तो L1 पॉइंट की ओर आदित्य बढ़ जाएगा। 110 दिन के बाद L1 पॉइंट पर आदित्य L1 पहुंच जाएगा। 110 दिन के बाद L1 पॉइंट के ऑर्बिट में इसे डाला जाएगा और वहां से अपना काम ये शुरू करेगा। और ये L1 पॉइंट पर आप नजर डालिए, ये है पृथ्वी। ये देखिए यहां पर हमारी पृथ्वी, जहां पर इस वक्त जहां से इसे लॉन्च किया गया। और ये जो पूरा सफर है, ये पूरा सफर L1 रेंज तक होगा, यानी सूर्य के निकट तक जाएगा, सूर्य के बहुत करीब नहीं जाएगा। सूर्य की दूरी भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि 15 लाख किलोमीटर पर वो पोजीशन कौन सी है जहां पर आदित्य L1 को रखा जाएगा। ये देखिए, ये है L1 पॉइंट जहां पर आदित्य L1 रहेगा और सूर्य को स्टडी करेगा। कहा जाता है कि चांद से आगे का पोजीशन है, इसलिए यहां पर कभी ग्रहण की सिचुएशन नहीं आती और 24 घंटे यहां से सूर्य को स्टडी किया जा सकता है। और ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। करीब 4 महीने के बाद आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके लॉन्ग रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच जाएगा, जिसे L1 कहा जाता है। और इसलिए आदित्य के साथ L1 जोड़ा गया है। इस पॉइंट पर ग्रहण नहीं होता है, जिसके चलते आदित्य L1 को सूर्य की स्टडी करने के लिए आसानी होगी। आदित्य L1 जब लॉन्च हो रहा था तब केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर बधाई दी। आपको सुनवाते हैं। मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। अब आपको बताते हैं कि आदित्य L1 की दूरी क्या होगी, सूर्य की दूरी कितनी है और इन तमाम जो अलग अलग पॉइंट्स हैं इनकी दूरी कितनी है। सूर्य की स्टडी करने के लिए इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन इस मिशन के अनाउंसमेंट के बाद से ही
मेरी तरह आपके दिमाग में भी एक सवाल बार बार उठ रहा होगा कि क्या आदित्य L1 सूरज तक जाएगा, और अगर सूरज तक जाएगा तो क्या वो जल नहीं जाएगा? इसका जवाब भी हम आपको समझाते हैं। पृथ्वी से सूरज की जो दूरी है वो तकरीबन 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी से सूरज की दूरी, और पृथ्वी का साइज आप देख लीजिए, आपको पृथ्वी इतनी छोटी है और जबकि सूरज इस मामले में, इस मुकाबले में बहुत बड़ा है। जो हमारा सूरज यानी वो सिर्फ पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर तक ही जाएगा, यानी एक बहुत छोटा हिस्सा तय करेगा, लगभग इस साइज का हिस्सा, क्योंकि अभी जो सूरज है वो उसकी दूरी करोड़ों में है, यानी सूरज के पास बहुत पास नहीं जाएगा और सूरज के एक पर्टिकुलर दूरी पर रहेगा आदित्य L1। आप देखिए कि जो दूरी है L1 से सूर्य की रह जाती है वो 14.81 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि इतनी दूरी से सन को स्टडी करेगा आदित्य L1। क्योंकि इस जगह को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां पर ग्रहण का असर नहीं होता है। जिस L1 पॉइंट पर रहकर आदित्य सूरज पर सर्च करेगा, उस पॉइंट से सूरज की दूरी है वो 14 करोड़ 81 लाख किलोमीटर है। इसे और साधारण तरीके से बताएं तो जिस तरह चंद्रयान 3 चांद पर उतरा है, उसी तरह आदित्य L1 सूरज पर लैंड नहीं करने वाला है। इसलिए इसे लेकर कई लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या ऐसा मुमकिन है? अगर ऐसा होगा तो फिर आदित्य L1 नष्ट हो जाएगा, जलकर खाक हो जाएगा। बता दें आपको कि आदित्य L1 सूरज से 14 करोड़ 81 लाख किलोमीटर की दूरी पर रहेगा, इसलिए आदित्य L1 पर सूर्य की रोशनी का या उसकी गर्मी का कोई असर नहीं होगा। अब आपके दिमाग में एक और सवाल ये उठ रहा होगा कि बार बार जिस L1 पॉइंट का जिक्र हो रहा है, आखिर ये क्या है? लॉन्ग रेंज पॉइंट 1 क्या है? क्या इस तरह के और भी पॉइंट्स हैं, L2, L3, L4, L5? इसके बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी दे देते हैं। अब लॉन्ग रेंज पॉइंट को समझिए। ये देखिए, अलग अलग पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इसमें L1 पॉइंट है, L2 पॉइंट है, L3, L4 और L5 पॉइंट है, यानी कि अलग अलग ये 5 पॉइंट तय किए गए हैं। और जो सबसे यहां पर आप सेंटर में देख रहे हैं, सेंटर में L1 पॉइंट है जहां आदित्य L1 जा रहा है। लॉन्ग रेंज पॉइंट पर बराबर की ग्रेविटी हो जाती है। और आपको बता दें कि लैग्रेंज पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट स्थिर रहता है, पॉइंट के आसपास चक्कर लगाता है ऑब्जेक्ट और उसी जगह पर ऑब्जेक्ट रहकर चीजों को स्टडी करता है। पृथ्वी सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट 15 लाख किलोमीटर, L1 पॉइंट की अगर बात करें, पहले लैग्रेंज पॉइंट L1 पर भेजा गया आदित्य L1 और उसके बाद बाकी पॉइंट्स की भी तैयारी, ऐसी हमें जानकारी मिली है। लेकिन यहां L1 पर रहकर, यहां पर रहकर आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर रहकर सूर्य की स्टडी करेगा। आदित्य L1 सूरज पृथ्वी के बीच पड़ने वाले लैग्रेंज पॉइंट पर जाएगा जहां पर स्थिर हो जाएगा और L1 पॉइंट के चारों तरफ उसकी हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और सूरज की गतिविधियों पर नजर रखेगा, उसे स्टडी करेगा। इसका मतलब यहां तक बेसिक क्लियर हो गया कि L1 पॉइंट क्या है, आदित्य L1 का काम क्या है और आदित्य L1 कहां पर रहेगा। लेकिन मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि इतनी जद्दोजहद करने के बाद, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाने के बाद आदित्य L1 करेगा क्या? तो इसका भी बहुत साधारण और बहुत विस्तार से जवाब लेकर आए। आइए देखते हैं आदित्य L1 का काम क्या होगा, क्या डेटा इसरो को मिलने वाला है। 24 घंटे सूर्य पर नजदीक से नजर रखेगा। 15 लाख किलोमीटर और करीब चला गया है सूर्य के आदित्य L1। सूर्य के किनारों पर होने वाली हीटिंग को समझेगा, जो ब्लास्ट होते हैं उसे समझेगा, सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास भी करेगा, सूर्य पर उठने वाले तूफान की गति को स्टडी करेगा, तापमान के पैटर्न को भी समझने की कोशिश करेगा, इसरो को सूर्य से जुड़ी तस्वीर भेजेगा और तमाम जानकारियां भी शेयर करेगा। हमारी पृथ्वी जिस सोलर सिस्टम में है उसका सेंटर सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ सभी 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसमें से हमारी पृथ्वी भी है। सूर्य की स्टडी कई मायनों में अहम हो जाती है क्योंकि इस वजह से अर्थ पर जीवन है, इससे लोगों को एनर्जी मिलती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में चार्ज पार्टिकल्स कहा जाता है। सूर्य की स्टडी से समझा जा सकेगा कि अगर सूर्य में कोई बदलाव हुआ तो इसका प्रभाव अंतरिक्ष पर क्या होगा, इसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर क्या होगा और हमारी पृथ्वी पर मौजूद जीवन पर क्या होगा। उम्मीद है कि इसरो को आदित्य L1 से इस तरह की कई जानकारी मिलेगी जो भविष्य में मानव सभ्यता के लिहाज से, अर्थ के लिहाज से, स्पेस रिसर्च के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है।
अभी तक हमने आपको बताया कि आदित्य L1 क्या करेगा, आदित्य L1 कहां रहेगा, दूरी कितनी होगी, आदित्य L1 सूर्य की स्टडी के लिए अपने साथ क्या क्या लेकर गया है। अब आपको वो जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर गया है, जिनका अलग अलग काम है। अब आपको एक एक करके सभी पेलोड के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स पेलोड इसमें लगाए गए हैं। सबसे पहले VELC सूरज की HD फोटोज लेने का काम करेगा। PAPA सूरज की हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेगा। SUIT सूरज की अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ की तस्वीरों को कैप्चर करेगा। सूरज के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर की तस्वीर कैप्चर करेगा। SOLXS सूरज से निकलने वाले एक्सरे को स्टडी करेगा। HEL10S सौर लहरों से निकलने वाली हाई एनर्जी एक्सरे की स्टडी करेगा और उसे जांचने परखने का काम करेगा। ASPEX सूरज की हवाओं में प्रोटॉन्स को स्टडी करेगा। सूरज की हवाओं में अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। MAG सूरज के मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। ये तमाम पेलोड्स आदित्य L1 के साथ भेजे गए हैं। सूर्ययान आदित्य L1 की लॉन्चिंग और उससे जुड़ी हर बात अभी तक आपने जान ली। अब इस पर इंडिया क्या बोल रहा है, भारत की कामयाबी पर, और इसरो की कामयाबी पर इंडिया क्या बोल रहा है, आपको सुनवाते हैं। आइए देखते हैं। देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। हमारे वैज्ञानिक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, और देश हमारा विश्व में एक तरक्की कर रहा है, नाम हो रहा है। ये हमारे देश के लिए, हमारे पूरे विश्व के लिए और हमारे देश के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया मौका है और स्वर्णिम समय है, जो हमारे देश और हमारे देशवासियों को गर्व करने का एक बेहतरीन मौका मिल दिया है। इसलिए इसरो को और उनके सभी टीम को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई। तो इसरो सूरज को पढ़ने के लिए आदित्य L1 भेज चुका है। आदित्य L1 4 महीने के बाद सूरज को स्टडी करने लगेगा, इसके बारे में जानकारी देने लगेगा। लेकिन हमने सोचा कि हमने आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आज ही बताने। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है तो सूरज कितना बड़ा होगा? कितनी पृथ्वी मिलकर एक सूरज के बराबर होगी? अगर नहीं पता है तो आपको बता देते हैं। सूरज हमारी कल्पना से बहुत ज्यादा बड़ा है। इसमें हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह समा सकते हैं, और यह इतना गर्म है कि 1 लाख करोड़ परमाणु बम के विस्फोट से निकलने वाली एनर्जी भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। हर 1 सेकंड इतनी एनर्जी सूर्य से निकलती है जितनी 1 लाख परमाणु बम के धमाके से निकलेगी। अमेरिका ने अब जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, तब भीषण तबाही हुई थी जिसे दुनिया आज तक नहीं भूल पाई है। तो अंदाजा लगाइए कि 1 लाख परमाणु बम में कितनी एनर्जी होती होगी। माना जाता है कि सूरज 460 करोड़ साल का हो चुका है और अगले 1000 करोड़ साल तक ऐसे ही धधकते रहने की संभावना है। अब आपको बताते हैं कि सूरज किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी वजह से यह इस तरह से धधकता है, इतनी एनर्जी क्रिएट करता है। करोड़ों किलोमीटर दूर हमारी पृथ्वी के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स भी है। 70% इसमें हाइड्रोजन गैस है, 28% हीलियम गैस है, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। सूर्य का जो वायुमंडल है वो इन गैसेस से मिलकर बना हुआ है। सूर्य इतनी तेजी से चल रहा है कि एक ना एक दिन यह खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर तारे की एक उम्र होती है। 500 करोड़ साल बाद इसके अंत होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। साइंटिस्ट सूर्य के खत्म होने के 2 तरह के अनुमान लगाते हैं। पहला यह कि एक समय के बाद सूर्य में होने वाले फ्यूजन कम हो जाएंगे, यानी जिन गैसों के मिलने से इसमें आग की लौ निकलती है वो कम होने लगेगी। सूर्य पर जलने वाली परमाणु भट्टी बंद होने लगेगी। इससे एनर्जी की कमी हो जाएगी और सूर्य की बाहरी परतें ठंडी पड़कर टूटने लगेंगी, जिनके टुकड़े बाकी ग्रहों से टकराकर उसे बर्बाद कर देंगे। वहीं दूसरा अनुमान यह है कि एक निश्चित समय के बाद सूरज ब्लैक होल में बदल जाएगा, जिसकी खतरनाक ग्रेविटी सभी ग्रहों को अपने अंदर खींच लेगी। लेकिन हमें और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 1000 करोड़ साल, नंबर्स में लिख के देखिए 1000 करोड़ साल, आपको पता लगेगा 1000 करोड़ साल होते कितने हैं। और सूर्य की आयु अभी 1000 करोड़ साल तक ऐसे ही है, और पूरे सोलर सिस्टम को सूर्य ऐसे ही रोशन करता रहेगा और पावर देता रहेगा। अब आपको बता देते हैं कि सूर्य सोलर सिस्टम के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और किस तरह से जरूरी है। सूर्य पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मैटर है। जी हां, बाकी सारे ग्रहों का मैटर मिला के 0.2% है। ज्यादा मास की वजह से सूर्य में ज्यादा ग्रेविटी है।
सूर्य की ग्रेविटी ही सोलर सिस्टम को चलाती है और कंट्रोल करती है। सूर्य की ग्रेविटी ना होती तो कई ग्रह भी नहीं होते, सभी ग्रह चांद एस्टेरॉइड स्पेस में गायब हो जाते और ये तमाम सोलर सिस्टम आपको इस तरह से नहीं देखने को मिलती। तो ये थी सूर्य की कहानी, जिस पर रिसर्च करने के लिए आदित्य L1 को रवाना किया गया है, जो हमें कई जानकारियां मुहैया कराएगा। लेकिन इसरो के भविष्य में भी कई मिशन लॉन्च होने वाले हैं, जिनके बारे में हमने सोचा कि वो जानकारी भी आप तक पहुंचाई दें। तो भविष्य के इसरो के मिशन और क्या क्या हैं और उसका मकसद क्या है, ये भी जान लीजिए। सबसे पहला मिशन है निसार, इसके बाद जो आने वाला है, जिसे इसरो नासा के साथ मिलकर करेगा। इसका मकसद है अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना, इसे धरती की सतह पर होने वाले परिवर्तन को लेकर बड़े स्तर पर मापने और निरीक्षण में स्टडी करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए इसे लॉन्च किया जा रहा है। इसके बाद स्पेडेक्स मिशन, इसे भी इसरो का काफी इंपॉर्टेंट मिशन माना जा रहा है, जिसमें एक साथ 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी है, जिस पर 124 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। मंगलयान 2, इस पर भी इसरो का बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है और यह भी मंगल की तरफ जाएगा।